Hello everyone, a very logical day to all of you. Today we are watching this video together to see कि हमारा जो सेकंड सैंपल पेपर आया है क्लैट 2026 का उसमें इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या टेक अवेज हमको लेने रहेंगे। अब इसके पहले क्योंकि सैंपल 1 आया था और उसको देखकर हम कुछ ज्यादा ही खुश हुए थे कि बहुत ज्यादा इजी है। सैंपल 2 में सिर्फ एक चेंज है दैट द पैसेजेस आर अ बिट लेंदी बट वी विद हिगिंस हैव प्रैक्टिस्ड for lengthy passages more than the smaller passages, तो हम लोगों को स्ट्रेस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू मेजरली डिस्कस हियर टुडे इज द की पॉइंट्स जो कि यहाँ पर सैंपल पेपर से हम उठा सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, स्टार्टिंग द एनालिसिस ऑफ इट, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि सैंपल पेपर पे पूरी तरह से रिलाय नहीं करना चाहिए। हमको हमारी प्रैक्टिस पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अगर हमारा कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं वीक है तो हमको उसको स्ट्रॉन्ग करने पे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। बट अटेम्प्टिंग द सैंपल पेपर is a very good decision. You should be attempting it once to see that how you are going in the performance. ठीक है, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको सारे पैसेजेस के बारे में बता के सारे क्वेश्चन आंसर्स की रीजनिंग्स आपको बता दूंगी, जिससे विल बी क्लियर कि क्वेश्चंस में क्या क्या हुआ है। एट द एंड वी हैड अ क्वेश्चन विद वन ऑफ द क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ दैट एज वेल। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैसेज। इन द कंटेम्प्रेरी मार्केट सोसाइटी, कंज्यूमरिज्म हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम a simple pattern of buying goods into a defining cultural ethos। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि पैसेज कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात करें। टिल नाउ इसके आगे भी कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हम कुछ शिफ्ट इन पीपल्स चॉइस देख रहे हैं। while earlier generation viewed consumption as a functional activity limited to satisfying essential needs, modern citizens increasingly construct identity, status and emotional stability through the act of purchasing। This shift is neither accidental nor entirely organic। पहले लोग अपनी जरूरत के लिए कुछ चीजें खरीदते थे, अब लोग अपने आइडेंटिटी के लिए, स्टेटस के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए शॉपिंग करते हैं, और ये चीज एक्सीडेंटल है, ऑर्गेनिक नहीं है। इट इज द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट स्ट्रेटेजीज डिप्लॉयड बाय कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पॉपुलेशन ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंटिन्यूअस स्पेंडिंग। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी के प्लानिंग की उपज है। ठीक है, प्लानिंग किसने की गई है? इट कुड बी ऑफ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे हम शॉपिंग हमारी बढ़ा दे रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल acceleration has deepened this phenomenon। Algorithms curate advertisements with uncanny precision, targeting individuals at vulnerable psychological moments, late night browsing, periods of stress, or after prolonged screen time. The line between want and need becomes blurred, especially when marketing narratives frame products as solution to insecurities or symbols of aspiration. Consequently, consumption becomes a ritual of self-affirmation. Buying is no longer about acquiring objects, it becomes a means of constructing the self one wants to inhabit। ठीक है, अब जो दुनिया में बाइंग या कंज्यूमिंग गुड्स हो गया है, इट इज नॉट फॉर नीड, इट्स फॉर वांट, एंड पीपल आर forgetting that fine line between the two। ठीक है, अब जो हम लोग ब्राउजिंग के बारे में बात करें, यहाँ पर ऑथर एक और चीज के बारे में बात करें। स्ट्रेस के कारण, ब्राउजिंग के कारण, प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम के कारण कहीं ना कहीं इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दिस form of identity driven consumption explains why minimal utility product designers, sneakers, limited edition merchandise and digital collectibles command extraordinary loyalty, yet consumerism expansion carries contradiction। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर जो चीजें हैं जो बड़ी लिमिटेड एडिशन बोल के दी जाती है, मर्चेंडाइज ऐसी जो बहुत ज्यादा कम समय के लिए दी जाती है, व्हाई आर दो सेलिंग मोर? इससे बहुत ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। जो कंज्यूमरिज्म का एक्सपांशन है, इट कैरीज कॉन्ट्रडिक्शंस। इट्स प्रॉमिस ऑफ एंडलेस चॉइस एंड पर्सनल फ्रीडम ऑफन disguises structural dependencies। An economy predicated on perpetual consumption requires constant production, leading to resource extraction, labor exploitation, and environmental degradation। Critics argue that the consumer is not sovereign decision maker, new liberal theory celebrates, but rather an engineered subject shaped by sophisticated persuasion techniques। ठीक है, हम लोग डिसीजन मेकर्स नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसके लिए नीचे जाते जा रहे हैं। द फ्रीडम और टू चूज बिटवीन dozens of nearly identical brands is a superficial liberty
when underlying preferences are already molded by targeted advertising and social pressure. जो हम सोचते हैं कि हमें liberation है of choosing our brands, लेकिन उसके core में कहीं ना कहीं हमको प्रोडक्ट हमारे दिमाग में खुद ही डाल दिया जाता है. We are nobody to make a decision there. Moreover, consumerism subtly reorganizes social values, experiences, relationships, and achievements risk by evaluating through monetary equivalence. Vacations become opportunity for curated digital display, hobbies transform into marketable side hustles, and even activism is co-opted into purchasable slogans. This market penetration into non-market sphere raises the question of whether consumer society can nurture genuine civic engagement or long-term ethical commitments. ठीक है, इससे क्वेश्चन रेज क्या हो रहा है बेसिकली कि कंज्यूमर सोसाइटीज जो हैं वो जेन्युइन सिविक मैनेजमेंट रेज कर पाएगी या long term ethical commitments. If satisfaction is continually tied to acquisition, collective responsibilities tend to erode, replaced by pursuit of individual gratification. Naturally, despite these dangers, consumerism persists because it delivers short term psychological rewards and supports macroeconomic stability. Governments vary of recessionary pressures often stimulate consumer spending rather than encourage रिस्ट्रेन्स. ठीक है, इसमें हेल्प जबकि करनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो क्या कर रही है, इसको और ज्यादा स्पेंडिंग को बढ़ा रही है. द पैराडॉक्स इज क्लियर. व्हाइल unrestrained consumption threatens ecological and social well-being, modern economic remain structurally dependent on it. अगर हमारी सोशियोलॉजी गिर रही है तो इकोनॉमी इससे क्या हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है. The challenge, therefore, is not merely to consume less, but to rethink the systems that equate human progress with purchasing power. हमको इसको थोड़े डीपर प्रोफाउंड मैनर में समझना पड़ेगा. इतना ही पैसेज था. वाओ, द पैसेज एंडेड हियर एंड इट्स टॉकिंग मेजरली अबाउट दिस वन आइडिया कि भाई ये जो कंज्यूमरिज्म आज की दुनिया में चल रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द नीड, इट बिकॉज ऑफ पीपल, इट इज बिकॉज ऑफ पीपल्स वांट एंड हाउ अदर पीपल व्हिच मींस ब्रांड, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, बेसिकली कंपनीज, दे आर फ्रेमिंग आवर माइंड. ठीक है, ये हमारा माइंड किस प्रकार से फ्रेम कर रहे हैं, हम उस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं. दैट इज अफेक्टिंग आवर कंज्यूमर और आर मेंटेलिटी अकॉर्डिंगली. ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको बहुत अच्छे से फ्रेम कर पा रही है एंड विच इज नॉट टू मच राइट फॉर अस. What central argument does the author make regarding algorithm driven marketing? Algorithm driven marketing के बारे में क्या बोला गया है? Algorithms mainly target consumer during productive hours. ना यहाँ पर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, ऑप्शन है. ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स के बारे में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बात हुई नहीं है. ठीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉइट मोमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी टू बूस्ट स्पेंडिंग. ये तो बहुत क्लियरली बताया गया कि वल्नरेबिलिटी के जो टाइम्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकता है कौन सा प्लेटफॉर्म, द डिजिटल प्लेटफॉर्म. हाउ? बिकॉज व्हेन यू आर स्क्रोलिंग, व्हेन यू आर इन नीड ऑफ समथिंग और यू आर नॉट फीलिंग टू गुड, तो आपके इस इमोशन को और ज्यादा इसका फायदा उठाने के लिए आपके पास एडवर्टीजमेंट आएंगे जिससे आप शॉपिंग अपनी बढ़ा देंगे. ठीक है, रीजन कैन बी एनीथिंग, योर स्पेंडिंग इज गोइंग टू go skyrocketed because of that. Consumers are completely aware of algorithmic influence. They are not at all aware of it. That's what the author is trying to address here. Algorithmic targeting has lowered overall consumption. It has increased the overall consumption. Option C and D directly eliminate होगा. A मेरे हिसाब से relevant नहीं है यहाँ पर, and that is why the right answer here will be option B. Which title best encapsulates the main theme of the passage? थीम ऑफ द पैसेज को कौन सा ऑप्शन इनकैप्सुलेट कर रहा है यहाँ पर? द डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट्स. हो नहीं सकता, डिसअपीयरेंस है ही नहीं, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट यहाँ पर उसके बारे में बात करना इररेलेवेंट हो जाएगा. कंज्यूमरिज्म एंड द रीइन्वेंशन ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी. यस, कंज्यूमरिज्म कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को शेप कर रहा है एंड दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट थ्रू आउट द पैसेज. इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड लेबर डायनामिक्स. लेबर डायनामिक्स के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही है. द राइज ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन चेन. प्रोडक्शन चेन के बारे में, उसके बढ़ने के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मेनली बात हो रही है कंज्यूमरिज्म की. द चॉइस शुड हैव बीन वेरी इजी हियर एंड इट विल बी ऑप्शन बी. In which type of publication would this passage most likely appear? किस टाइप के पब्लिकेशन में? Now this type of question is somewhat a little new. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा नया है, लेकिन हमने हमारे मॉक्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व किए हैं एंड वी नो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस फ्रॉम
these. A scholarly journal on behavioral economics. Behavioral economics is a very big part of the passage. A should be correct, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे. A क्यों करेक्ट होगा मेजरली, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे स्पेंडिंग की, और हमारे स्पेंडिंग किस चीज से हो रही है, हमारे इन्फ्लुएंसेस थ्रू एक्सटर्नल थिंग्स से. ठीक है, तो ए सही हो सकता है. अ लग्जरी ट्रैवल मैगजीन, नो, they wouldn't be talking about this. They would be talking about a good luxurious brand like Prada or something. They will be talking about anything else but not this. ठीक है, इस टॉपिक के बारे में तो बात नहीं करेंगे वो. और डिजिटल मार्केटिंग हैंडबुक, डिजिटल मार्केटिंग पूरी फ्लॉप हो जाएगी अगर इसके बारे में बात कर ली तो. ठीक है, अ हाई स्कूल मैथ टेक्स्ट. Are you serious? The options are pretty easy here again, and the answer will be option A. Clear as day, it will be A. See what I just did there? How do marketing narratives typically manipulate consumer behavior according to the author? Author के according जो ये मार्केटिंग नैरेटिव्स है, ये मैनिपुलेट कंज्यूमर बिहेवियर को किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं? बाय पोजिशनिंग प्रोडक्ट सोनली एज लग्जरी आइटम्स. नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम लोग खरीदेंगे नहीं, बोल के कि लग्जरी है, वी डोंट नीड इट. ठीक है, वी वांट नीड देयर. बाय प्रेजेंटिंग गुड्स एज सोल्यूशन टू इनसिक्योरिटीज एंड एस्पिरेशन. करेक्ट, वल्नरेबल टाइम पे वो अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी एस्पिरेशन वो बन जाते हैं. हमारे सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड इतने सारे ऐड क्यों आने लग जाते हैं? हमको लगता है वी नीड इट बिकॉज वील गेट बेटर थ्रू दिस प्रोडक्ट ओनली. बाय डिस्करेजिंग कंज्यूमर फ्रॉम सोशल इन्फ्लुएंस, दे एनकरेज फॉर द सोशल इन्फ्लुएंस ब्रो. बाय promoting eco-friendly consumption. Irrelevant. Option D entirely irrelevant होगा. The right answer here will again be option B. Very clearly it will be B, क्योंकि हमारे behavior को वो judge करके हमको कोई भी product sell करता है. ठीक है. What can be inferred about the relationship between consumerism and civic values? Let's see. It reinforces long-term ethical commitment. It does not reinforce the ethical commitment. ठीक है, long-term ethical commitment को तो नहीं कर रहा है वो. It encourages collective welfare prioritization. नहीं, मेरे हिसाब से इसका आंसर पैसेज में बहुत ज्यादा डायरेक्टली दिया हुआ है. इट में रिड्यूस सिविक एंगेजमेंट बाय एम्फेसाइजिंग पर्सनल ग्रेटिफिकेशन. दैट हैज बीन बाय द वे मेंशन्ड इन द पैसेज. ये पैसेज में एज इट इज मेंशन्ड है. इट डज नॉट अफेक्ट सोसाइटल वैल्यूज. नथिंग इज सेड अबाउट दैट. यहाँ पर कंज्यूमरिज्म और सिविक वैल्यू के बारे में एक ही बात कही गई है कि पर्सनल ग्रेटिफिकेशन को यहाँ पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है. एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. फर्स्ट पैसेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तुमको भी पता है नहीं था. ठीक है, यू कुड हैव डन इट इजीली. रीडिंग अगर थोड़ी फास्ट भी रखते तो पूरा पैसेज बहुत आराम से समझ आ सकता था. एक ही बात को अलग अलग तरीके से कंटिन्यूस वे में बताया गया है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पैसेज. डिबेट्स ऑन यूनिवर्सल बेसिक इनकम हैव इंटेंसिफाइड अक्रॉस बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस. यहां से हमको क्या पता चल रहा है? द पैसेज ऑफ largely because traditional welfare structures appear increasingly inadequate in addressing contemporary economic volatility. ठीक है, मेजरली पहली लाइन से हमको क्या बताया जा रहा है कि डिबेट चल रही है किस पे? यूबीआई पे. और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों नेशन में. ठीक है, लार्जली क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल वेलफेयर स्ट्रक्चर्स जो है वो इंक्रीजिंग मैनर में इनएडिक्वेट समझ आ रहे हैं इन एड्रेसिंग द कंटेम्पररी इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी. जो अभी की वॉलेटिलिटी है, inconsistencies है, उनको वो बता नहीं पा रहे हैं. The central premise of UBI, a guaranteed unconditional periodic payment to all individual, appeals to policymakers seeking simplicity, transparency and universality. Its proponents argue that as automation displaces routine labor and the gig economy destabilizes long-term employment, a basic income could serve as the social infrastructure necessary to preserve dignity, autonomy, and the minimal economic security. ठीक है? Advocates also emphasize that UBI has the potential to reduce bureaucratic layers, eliminate exclusion errors inherent in targeted schemes, and empower beneficiaries by granting them freedom of choice rather than dictating eligible goods and services. ये बहुत तरीकों से इस पूरे पार्ट में जो बताया गया है वो है how it can help. Yet the apparent elegance of UBI conceals deep political and ethical dilemmas. इतना कुछ प्रोवाइड करने की क्षमता रखने के बाद भी कहीं ना कहीं इट्स एथिकल एंड पॉलिटिकल जो इसका पोजीशन है वो डिलेमा में है. क्रिटिक्स contend that unconditional
cash transfer may weaken the normative basis of welfare by decoupling benefits from demonstrable need, thereby diverting scarce fiscal resources away from the most vulnerable. Others caution that UBI might inadvertently legitimize a lower wage labor market, allowing employers to suppress fair wages on the assumption that workers are already guaranteed a subsistence level income. Additionally, economists raise concern about inflationary pressures and the long-term fiscal sustainability of such program, especially in countries where tax compliance remain uneven, public finance are already strained. भाई लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं उनके द्वारा दी गई व्हाट डू वी कॉल दिस जो मार्केट में उनने अपनी तरफ से कुछ बातें दी हैं उनको तो कहीं ना कहीं दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो पूरी तरह से अग्री नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उनके लॉसेस भी बहुत आराम से यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं उनके द्वारा. ठीक है. Now, moving on to the next paragraph. In emerging economies like India, the debate acquires additional layer of complexity. इंडिया में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाती है. गिवन द वाइड डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, रिप्लेसिंग और इवन ओवरशैडोइंग इन काइंड वेलफेयर विथ UBI could expose the poorest household to new vulnerabilities, particularly when public goods remain underfunded. यहाँ पर क्योंकि already डिस्क्रिपेंसीज ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, अनइवन वॉलेटाइल, जैसे कि कहा गया वॉलेटाइल है ये कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी के मामले में, तो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ग जिनको ज्यादा फायदे नहीं मिलते हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा पीछे छूट सकते हैं. कन्वर्सली टारगेटेड पायलट्स इन स्टेट्स such as Madhya Pradesh have demonstrated improvements in nutrition, asset ownership, and financial decision making, signaling that UBI like interventions may function as catalysts rather than substitute for broader welfare form. ऐसा नहीं है कि यूबीआई कहीं भी काम नहीं किया है. मध्य प्रदेश जैसे कुछ स्टेट्स में इसको एक कैटलिस्ट माना गया है, which means it has been a very prominent driver to work upon their welfare reforms. Ultimately, the larger question confronting governments is not merely whether UBI is desirable, but whether it can be integrated into existing welfare ecosystem without compromising equity, fiscal prudence और long term human development. सवाल ये नहीं है कि वो कितना काम करेगा, सवाल ये है कि क्या ये खुद को इनकॉर्पोरेट कर पाएगा एग्जिस्टिंग वेलफेयर इकोसिस्टम्स के साथ, कॉम्प्रोमाइज किए बिना, compromising equity, fiscal prudence और long term human development. ठीक है. यहाँ पर यूबीआई के बारे में बहुत क्लियर ये बोला गया है कि यूबीआई इज not wrong, but will it suit well with the welfare schemes we already have? The primary point author conveys about UBI, पहले ही क्वेश्चन वही है और मैंने बहुत आराम से इसका आंसर आपको अभी हिंदी में बताया है. UBI is universally effective welfare solution. इफेक्टिव यूनिवर्सली तो बिल्कुल नहीं बोला गया, इफेक्टिव है, यूनिवर्सली नहीं. यूबीआई ऑफर्स पोटेंशियल बेनिफिट बट इन्वॉल्व्स एथिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस. यस, बेनिफिशियल तो है लेकिन कहीं ना कहीं एथिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. डेवलपिंग कंट्रीज शुड अडॉप्ट यूबीआई ओवर एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स. नो, ऑटोमेशन मेक्स यूबीआई इनएविटेबल. No, it does not. भाई ऑप्शन डी तो सेंट्रल भी नहीं है पैसेज से. सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी. What overall tone does the passage convey? पैसेज ओवरऑल कौन सी टोन कन्वे कर रहा है? मेरे हिसाब से द ऑथर इज वेरी क्लियरली एनालाइजिंग द होल पैसेज. ठीक है, ओवरऑल टोन पूछिए तो पूरे पैसेज को अच्छे से एनालिसिस चल रहा है जिसमें कंट्रीज लाइक इंडिया इज आल्सो इंक्लूडेड. उसके बारे में यूबीआई के बारे में सिर्फ ये नहीं बताया कि किस प्रकार से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट ऑल्सो इट हैज बीन एक्सप्लेन कि किस प्रकार से कुछ स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश, कुछ स्टेट्स में ये सही तरीके से सामने आया है एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, तो एनालिसिस तो मेरे पास है. सेलिब्रेटरी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए गए हैं. कॉशियसली एनालिटिकल मेरे हिसाब से एप्ट
टोन होगी। स्केप्टिकल एंड डिसमिसिव, डिसमिसिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रोफाउंडली डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। अलार्मिस्ट इज नॉट एंटायरली द core overall tone of the passage, and that is why the right answer here is going to be option B. Next, which conclusion can be drawn about UBI's possible impact on employers? Possible impact on employers, okay. It could alter employer behavior in unexpected ways. दिस शुड बी करेक्ट, लेकिन हम आगे चल के और ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। इट रिप्लेसेस पब्लिक गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इट डज नॉट रिप्लेस इट, लेकिन उसमें हम अगर देखें तो इसके बारे में सिर्फ इतना बोला गया था कि इट माइट हैव सम चेंजेस देयर, ठीक है। इट इज ऑलवेज फिस्कली सस्टेनेबल। सस्टेनेबल हमेशा तो नहीं बताया, कभी सस्टेनेबल हो सकता है, कभी सस्टेनेबल नहीं भी हो सकता। ऑथर ने मेजरली यही बताया है कि नहीं भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स आर इंटायरली इनइफेक्टिव। भाई उसमें ही इनकॉर्पोरेट करना है तो ये इनइफेक्टिव तो है नहीं, ठीक है। अब ये ऑल्टर कर सकता है एम्प्लॉयर बिहेवियर को, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाई द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर के लिए सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन दी गई है, विच इज ऑप्शन ए, एंड बाय द वे करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज एज वेल। विद रेफरेंस टू इंडिया, व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट यूबीआई इम्प्लीमेंटेशन? यूबीआई इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या इम्प्लाई मतलब डिड्यूस किया जा सकता है? व्हाट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट? नेशन वाइड फीजिबिलिटी हैज बीन कंक्लूसिवली प्रूवन। नहीं, कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है, तो एक तो बिल्कुल ही नो ब्रेनर है, बिल्कुल एलिमिनेट होगा। वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स may face risk if public service remain underfunded. This is what passage says। मेरे हिसाब से तो एक्सप्लिसिटली ये बात एक्सप्लिसिटली पैसेज ने कहीं ना कहीं बताई है। इंडिया कैन कंप्लीटली रिप्लेस इन काइंड ट्रांसफर विथ यूबीआई। नो, इट कैन नॉट completely will eliminate it. Pilot studies show no measurable benefit। no measurable benefit again इसको एक्सट्रीम बनाता है। एक ही आंसर है जो कि बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन को सही से जस्टिफाई करे, ठीक है। इफ अ न्यू पैराग्राफ वर एडेड टू दिस पैसेज, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट यू शुड बी टेकिंग नोट ऑफ। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है कि एक पैराग्राफ अगर और ऐड होता पैसेज में तो वो किस बात को कवर करता, ठीक है। अब इसके लिए सिर्फ आपको जो करना है ना, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट टू डू इन दिस। आपको समझना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पैसेज ने किस बात को कहा है। बेसिकली द सेंट्रल आइडिया इज अराउंड विच इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन को बार बार कन्वे किया गया है, क्योंकि ऑथर ने एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार कन्वे किया है। यूबीआई किस प्रकार से ठीक से चल सकता है लेकिन नहीं चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है, या तो फिर कुछ चीजें जो हैं जो नेशंस पर्टिकुलरली नहीं जानते हैं उनको बताया गया है। तो मैं अगर कंक्लूजन में या कोई और पैराग्राफ ऐड करूंगी, इट विल बी अराउंड दैट ओनली। नेशंस learnings, origin of capitalism irrelevant, capitalism था ही नहीं। lessons from hybrid UBI experiment in other nation, बिल्कुल सही। हम दूसरे नेशन से जो हाइब्रिड यूबीआई है उसके एक्सपेरिमेंट्स के लेसन्स तो ले ही सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इररेलेवेंट अगेन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की यहाँ पर बात हम क्यों करेंगे? बायोग्राफीज ऑफ यूबीआई पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स की बायोग्राफी जानकर हमें कुछ नहीं करना है, यूबीआई के बारे में जाना है, यूबीआई के पॉलिसी किसने बनाए हैं, वी डोंट वांट टू नो दैट। हम लोग उतनी डिटेल में पूरा पैसेज की कहीं इंफॉर्मेशन में नहीं गए। आपको पता चला मैंने अभी क्या किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसेज में जो मैंने पढ़ा उसको याद रखा और उसके अकॉर्डिंग जो उससे मैच करते हुए बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको मार्क किया। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे यूबीआई दो ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि किस इंफॉर्मेशन को प्रोमिनेंटली ऑथर कन्वे कर रहा है एंड आप उसको मार्क कर देंगे। आंसर यहां पर होना चाहिए ऑप्शन बी, गिवन बाय देम इज आल्सो ऑप्शन B. Let's move on to the third paragraph. Primary education across Asia and America reflects two distinct philosophies of learning shaped by cultural expectation, economic priorities and historical trajectories. हम लोग learning की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि पैसेज किस तरफ sway कर रहा है as a genre. In much of Asia, particularly in countries like Japan, South Korea, China, and Singapore, the early years of schooling are treated as a period of intense academic formation. Curriculum frameworks tend to be centralized with ministries of education prescribing detailed learning outcomes from mathematics, literacy, and
साइंस। यहाँ से हमको एक बात क्या पता चल गई, हम एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम एशिया के कुछ जगहों की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस यूनिफॉर्मिटी fosters high level of foundational competence but also encourages a pedagogy that relies heavily on memorization, structured drills and rigorous examination। ठीक है, इसमें rigorous examination भी है, structure ड्रिल्स भी हैं और मेमोराइजेशन पे भी बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है। द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ दिस सिस्टम इज रीइंफोर्स्ड बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस वेयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज क्लोजली टाइड टू फ्यूचर इकोनॉमिक मोबिलिटी। ठीक है, ऐसी जगहों पर जो मतलब जो आपका एजुकेशन वाला पोर्शन होता है ना, कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपकी मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्लोजली टाई कर लिया जाता है आपके फ्यूचर इकोनॉमिक मोबिलिटी पर। एज अ रिजल्ट मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सप्लीमेंट्री शेडो एजुकेशन थ्रू after school tutoring center that seek to reinforce classroom learning. In contrast, primary education in America understood here primarily through United through the United States, though with implication for broader North American trends, embodies a decentralized and flexible model. Local school districts enjoy significant autonomy in designing syllabi and instructional practices, leading to substantial variation across states. अब एशिया के कुछ जगहों पर क्या होता है कि सारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर लीनियंसी दे दी जाती है। The pedagogical approach favors inquiry, creativity, experimental learning. Students are encouraged to question, collaborate, and engage with real world tasks. Assessments to follow a continuous and diversified pattern with project work, presentation, and the class participation carrying substantial weight. Although standardized testing exists, it rarely dictates the entire education trajectory at primary level। ठीक है, यहाँ पर मेजरली क्या बताया गया है, ये इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंट टिल लर्निंग को तो देखते हैं। स्टूडेंट्स इंकरेज भी होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, इंगेज करने के लिए, रियल वर्ल्ड टास्क पे भी। असेसमेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस और डाइवर्सिफाइड पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, क्लास पार्टिसिपेशन, इस चीज का भी बहुत ज्यादा वहां पर इंपॉर्टेंस है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एग्जिस्ट है वहां पर, मतलब है वहां पर, वो रेयरली डिक्टेट करती है एंटायर एजुकेशनल ट्रेजेक्टरी को। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो भी मैटर करते हैं। डिफरेंसेस इन क्लासरूम कल्चर फर्दर इलस्ट्रेट्स द डाइवर्जेंस। एशियन क्लासरूम्स commonly have larger student cohorts and a more formal teacher-led environment. Teachers command strong respect and authority, contributing to discipline and academic seriousness। क्लियर है भाई, सिंपल बात लिखी है। अमेरिकन क्लासरूम इन कॉन्ट्रास्ट टेंड टू बी स्मॉलर एंड मोर इंटरैक्टिव विद टीचर्स एक्टिंग एज फैसिलिटेटर्स रादर देन अथॉरिटेटिव फिगर। भाई कंपेयर करते हुए बहुत क्लियरली बताया गया है, एशिया में क्लासरूम्स बड़े होंगे, स्टूडेंट ज्यादा होंगे, टीचर्स अथॉरिटेटिव होंगे, वेयर एज अमेरिका में कम बच्चे होंगे और इंटरेक्शन ज्यादा होगा, टीचर इतनी अथॉरिटेटिव नहीं रहेंगे, वो प्रोवाइड करने पे ज्यादा फोकस करेंगे। The emphasis on social emotional learning, inclusive education and differentiated instruction shapes a more personalized learning space। वहां पर personalized learning space और ज्यादा foster होती है। Infrastructure disparity also play a role। While East Asian countries offer high quality facilities, several South Asian regions continue to struggle with resource gaps। साउथ एशियन कंट्रीज में कहीं ना कहीं रिसोर्स गैप्स हैं स्कूल्स में, लर्निंग्स में, दैट वी ऑल नो ऑलरेडी। अमेरिका ऑन एवरेज बेनिफिट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट बट सफर्स फ्रॉम inequitable school funding linked to neighborhood wealth, resulting in significant variation in educational quality। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन फंडिंग की थोड़ी कमी है, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। Ultimately, the contrast between Asia and America's primary education system underscore competing but complementary strengths। Asia provides academic rigor and mastery of foundational skills while America offers creativity driven holistic development। ठीक है, rigorous पढ़ाई है एशिया की और थोड़ी प्रैक्टिकल या बोला जाए डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो होती है अमेरिका में। A blended approach that draws on both tradition could create a more balanced and effective model for future generation। ठीक है, इस पे अगर हम लोग थोड़ा
दोनों ट्रेडिशन को मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग और ज्यादा बेटर फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक, मेरे हिसाब से पैसेज अगेन बहुत ज्यादा इजी था, लॉन्ग था, इतना भी लॉन्ग नहीं था, ठीक है, इससे लॉन्ग पैसेजेस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन जो मेजर बात जो टेक आउट फ्रॉम दिस पैसेज है वो ये है, एजुकेशन चल रहा था। दूसरी बात, पैसेज वाज वेरी इजी, एक ही बात को कह रहा था, द कंपैरिजन बिटवीन एशियन स्कूल्स एंड अमेरिकन schools. What is the main point of the passage conveys about primary education system? Primary education system के बारे में जो मेन पॉइंट है वो क्या है? अमेरिकन एजुकेशन इज सुपीरियर, दोनों को सुपीरियर नहीं बताया गया, दोनों के ब्लेंड को सही बताया गया है। कॉन्ट्रास्ट इन एशियन एंड अमेरिकन रिफ्लेक्ट डिफरिंग पेडागोगिकल फिलोसफीज, बहुत क्लियरली उनकी पेडागोगिकल फिलोसफी को ही, लर्निंग जो उनकी फिलोसफी है उसको ही कॉन्ट्रास्ट किया गया है। बोथ कॉन्टिनेंट्स एम्प्लॉय आइडेंटिकल मेथड्स, नहीं, उनकी मेथड्स एक दूसरे से बहुत अलग है। अमेरिकन स्कूल्स रिलाई सोनली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम, बिल्कुल नहीं, वो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बाकी सारे ऑप्शन पैसेज के अकॉर्डिंग ही इनकरेक्ट हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट, भाई ध्यान देना अगेन क्वेश्चन टाइप पे, नॉट रिलेटेड मतलब नॉट वाले क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर। लेट्स सी दी ऑप्शंस एंड एलिमिनेट। Asian primary education emphasizes memorization and exams, हाँ करेक्ट है, राइट, तो एलिमिनेट होगा। अमेरिकन क्लासरूम्स यूजुअली हैव लोअर स्टूडेंट टीचर रेशो कंपेयर्ड टू एशियन, यस, ये भी सही है, तो हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे। ऑल एशियन कंट्रीज हैव यूनिफॉर्मली एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज इनकरेक्ट है, लेकिन आंसर होना ही चाहिए। अमेरिकन स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैव कंसिडरेबल करिकुलम ऑटोनॉमी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी एलिमिनेट होगा। द राइट आंसर विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज विल बी ऑप्शन सी, क्लियरली हियर। What is the likely source of this passage? Again, source of the passage came the second time. Take note of this as well. Academic analysis of global education system, very close contender, सही हो सकता है, लेकिन आगे भी हम देखते हैं। डायरी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल टीचर, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी तो दूर दूर तक सोर्स नहीं हो सकता, प्राइमरी स्कूल टीचर की क्यों डायरी से हम ये बातें निकालेंगे। फिक्शनल क्लासरूम नैरेटिव, नहीं, हम लोग बहुत रियल बातें कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब रियल वर्ल्ड कंपैरिजन था ये। न्यूज़पेपर एड फॉर स्कूल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग ने दोनों ही स्कूल्स के बारे में सही बात की है। द राइट आंसर वेरी क्लियरली द विनर इज ऑप्शन ए हियर, ठीक। नेक्स्ट पहुंचते हैं। हाउ आर स्टूडेंट्स एवेल्युएटेड इन अमेरिकन प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दी पैसेज? पैसेज के अकॉर्डिंगली अमेरिकन प्राइमरी एजुकेशन में स्टूडेंट्स किस प्रकार से मतलब कैसे उनको इवेल्युएट किया जाता है? मेनली थ्रू नेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आर यू श्योर? क्या आप टेस्ट को मार्क करेंगे अमेरिका के केस में? नहीं। थ्रू कंटिन्यूअस डाइवर्स असेसमेंट लाइक प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन, पैसेज में बहुत क्लियरली दिया गया था ये। एक्सक्लूसिवली वाया ओरल एग्जाम्स, नहीं। विदाउट एनी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कोई स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के बिना वाला केस नहीं है, टेस्टिंग होगी थ्रू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए सी डी इरेलीवेंट ही हो जाते हैं, एंड द राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। हाउ इज क्लासरूम कल्चर इन एशिया डिस्क्राइब? एशिया का क्लासरूम कल्चर किस प्रकार का है? हमको याद रखने वाली बहुत कुछ छोटी मोटी बातें थी, ठीक है, वो यही है। टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर एंकरेजिंग डिस्कशन, नहीं, वहां पर उनको अथॉरिटी चाहिए थी। क्लासेस हैव लार्जर कोहर्ट्स एंड फॉर्मल टीचर लेड एनवायरमेंट, यस, फॉर्मल टीचर लेड एनवायरमेंट वर्क्स हियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे डिमांड रिस्पेक्ट एंड दे आर अथॉरिटेटिव, ठीक है, बड़े क्लासरूम्स हैं लेकिन वो अथॉरिटेटिव हैं। सप्लीमेंट्री लर्निंग इज रेयर, नहीं, सी तो इररिलेवेंट ही है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज प्रायोरिटाइज ओवर मेमोराइजेशन, यहाँ पर मेमोराइजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी आल्सो विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। थर्ड पैसेज की भी अगर मैं बात करूं तो गाइस अगेन इट वाज इजी, अगर आप अच्छे से, आपकी रीडिंग स्पीड सही होगी तो आप इसको बहुत जल्दी खत्म कर पाएंगे, पर्टिकुलरली इस पैसेज को, तो ठीक है। आ जाइए जेनजी पैसेज पे। एज द फर्स्ट जनरेशन टू ग्रो अप फुल्ली इमर्स्ड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेनजीज
Gen Z workers are rapidly redefining workplace norms. A 2025 survey in India found that young professionals place work life balance, flexibility, and a sense of purpose above traditional metrics like seniority or fixed work hours. Many now prioritize output and efficiency rather than the total hours logged on mindset shift contrasting with older workplace cultures built around long hours and visible presence. I like this fact. ठीक है, जो जेनजीज हैं वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं. दे हैव एक्चुअली शिफ्टेड द होल वर्क कल्चर फ्रॉम बीइंग टाइम ड्रिवन टू बी एक्शन ड्रिवन. जो अपने काम है उस पर ज्यादा वो ड्रिवन रहते हैं रादर देन बीइंग ड्रिवन बाय दी long hours of working. ठीक है, these changing values have profound implication particularly in professions with entrenched grind culture such as law. ठीक है, वो जो चेंजिंग वैल्यूज है वो उनके बहुत ज्यादा डीप इम्प्लीकेशंस है पर्टिकुलरली किसमें, जो कि ग्राइंड कल्चर के प्रोफेशंस होते हैं. यंगर entrants often expect flexible schedules, mental health support, and meaningful work rather than prestige or high billing targets. ठीक है, वो पर्सनल वेलबींग को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं यहाँ पर. देयर विलिंगनेस टू चैलेंज हायरार्कीज एंड डिमांड ट्रांसपेरेंसी कैन क्रिएट फ्रिक्शन विद ट्रेडिशनल professional environment. At the same time, Gen Zs offer unique strengths suited to digital economy, comfort with technology, digital collaboration tools, and rapid upskilling make them valuable in modern workplace. उनको valuable क्या बनाता है? उनका दिमाग. ठीक है, how they can use the technology, how they can डिजिटली कोलैबोरेट, जो टूल्स है उनसे कोलैबोरेट किया जा सके और उनकी अपस्किलिंग उनको और ज्यादा demanding बना देती है वर्क प्लेसेस में. रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट मेनी यंग इंडियन प्रोफेशनल्स engage in continuous on the job learning, use tools like Gen AI and place high value on growth opportunities. This skill is set especially relevant in fields like legal tech, compliance, and regulatory work, where adaptability and tech literacy are crucial. However, friction persists. Employers may perceive Gen Z's desire for flexibility and prioritization of well being as entitlement or lack of commitment. In sectors such as law firms, corporates, and regulated industries, legacy practices often clash with the expectations of younger workers. Consequently, Gen Z's integration prompts a reassessment of labor culture, workplace law, and organizational norm, highlighting questions about flexible policies, employee right, mental health protection, and evolution of labor regulation of accommodate generational shift. ये भी सोशियोलॉजी टाइप का पैसेज है. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ही बात को बार बार कंटिन्यू किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है, विच इज Gen Z is changing the whole environment of workplace. Gen Z is changing the ऑलरेडी मेड रेगुलेशंस. ठीक है, जो पहले से बने हुए रेगुलेशंस थे उनको और वो चेंज कर रहे हैं. ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली और अपने फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. ठीक है, सेंट्रल आइडिया भाई अभी तक जितने पैसेज हुए हैं सेंट्रल आइडिया हैज बीन कंसिस्टेंट इन ऑल ऑफ द पैसेजेस, सो बी take this as a note as well. Gen Z Gen Z avoids the workforce and prefer entrepreneurship. ऐसा पैसेज में कहीं नहीं बोला गया है. बोला तो गया है कि they work but they work with flexibility. Gen Zs are reshaping workplace culture, emphasizing flexibility, purpose, and digital proficiency. Option B से ज्यादा इसको अच्छे से कोई explain नहीं कर सकता. Older employees are fully aligned with Gen Z's expectation. No, they find it difficult to be aligning. Labor law is irrelevant in modern workplaces. Again, irrelevant. ऑप्शन डी क्या ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियरली ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट जेनजीज प्रायोरिटीज. जेनजीज की प्रायोरिटीज क्या है? मेनली तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ही प्रायोरिटी आपको दिखेगी, वो जो बहुत ज्यादा क्लियरली आपको मिलेगी. दे प्रायोरिटाइज मीनिंगफुल वर्क ओवर स्ट्रिक्ट ऑफिस नॉर्म्स. जो स्ट्रिक्ट ऑफिस नॉर्म्स हैं उनकी जगह वो क्या प्रेफर कर रहे हैं? prioritizing meaningful work. That is correct. They said I am not going to stay for hours, I am just going to do my work to the fullest and I'll leave. ठीक है, मैं काम अच्छे से करूंगी और मैं चली जाऊंगी, मैं पूरे आवर्स देने के लिए रेडी नहीं हूँ. ठीक है, दे रेजिस्ट लर्निंग न्यू स्किल्स. नहीं भाई,
They are they are the most updated generation that way. Employers universally accept Gen Z's flexibility demand. They are not able to, is the problem. Work life balance is unimportant to them. It is the most important thing to them, and that is why the right answer will be option A very clearly. Which inference about traditional workplaces is supported? ट्रेडिशनल वर्क प्लेसेस के बारे में कौन सा इंफरेंस यहाँ पर सपोर्टेड होगा? लेगेसी प्रैक्टिसेस ऑफन रेजिस्ट जनरेशनल चेंज। भाई वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। जेनजी इज लेस अडेप्टेबल देन ओल्डर एम्प्लॉयज, ऐसा नहीं है। दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, वो काम करना चाहते हैं, बट उनकी शर्तें हैं। तो ऑप्शन बी इस चीज को सही से नहीं करेगा इन्फर। Labor law is unrelated to workplace transition. It is related somewhere. Digital proficiency is irrelevant in compliance or regulatory sector. Option D यहाँ पर बहुत ज्यादा irrelevant हो जाएगा। Nobody, older employees, newer employees तो बोल भी नहीं सकते। Older ने भी ऐसी बात नहीं की थी। ठीक है, generational changes which means Gen Z से जो change आया है उसको थोड़ा सा they are resisting to agree to that. In the passage the term grind culture most closely referred to. Grind culture तो बहुत easy term है जिस प्रकार से यूज किया गया था। ठीक है, इसका मीनिंग एक ही हो सकता है which is grinding, quite literally grinding people, long hours and high pressure work. Physical exercise routine नहीं, वो जिम वाला grinding है। रिक्रिएशनल गेमिंग नहीं, वो गेमिंग वाला ग्राइंडिंग है। स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नो, नॉट एट ऑल। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस grinding which is long work hours, work pressure. Which statement is not accurate? Again not accurate is here. Not accurate का एक और क्वेश्चन बना है यहाँ पर। Gen Z contribute digital and tech skills to modern workplaces, which is absolutely correct. हो गया क्या? Eliminate. Employers sometimes view Gen Z values as unprofessional, ये भी सही है। तो according to the question incorrect होगा। Gen Z is fully aligned with traditional workplace expectation, बिल्कुल नहीं। It is not accurate according to passage, जिस वजह से ये यहाँ पर सही होना चाहिए। Their entry raises question about flexible policies and employee rights, ये भी सही होना चाहिए, जिस वजह से ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो पैसेज से इनकंसिस्टेंट है। इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। लास्ट पैसेज, इस पैसेज में मैंने कुछ स्टूडेंट से सुना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, हम उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे इन दी एंड ऑफ द पैसेज, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेंटल हेल्थ वाज ट्रीटेड एज अ साइलेंट कंसर्न विस्पर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स एंड लार्जली इग्नोर्ड इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, India accounts for nearly 15% of the global mental health burden, with 1 in 7 Indians having experienced some form of mental health disorder. Legal provisions were weak and societal stigma discouraged individuals from seeking. The Mental Health Act 2017 was introduced to ensure dignity, non-discrimination and access to care. However, implementation was limited due to scarce resources and insufficient trained personnel. In July 2025, the Supreme Court recognized the rights to mental health care, fundamental rights under Article 21 of the Indian Constitution. The court held it is the state's responsibility to ensure access to mental health treatment, transforming mental health from a welfare concern to a justifiable entitlement. ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा है। मेंटल हेल्थ का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, दैट वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनने मेंटल हेल्थ को 2017 में अप्रोच तो किया था, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। 2025 को फिर से किया है एंड नाउ इट इज बिकॉज द people nowadays are very much known to the topic, it is actually taking the right way. The WHO stresses that mental health is more than the absence of illness. It encompasses overall well-being. Untreated mental health condition affect productivity, education and social cohesion. WHO recommends integrating mental health into primary care, establishing robust policies, and developing community based interventions. India's legal recognition aligns domestic law with these international best practices.
Though the Constitution does not explicitly mention the right to healthcare, Article 21, right to life, and directive principle of state policy, Article 36E, 42 and 47 imply such protection. ठीक है, Constitution India explicitly इसको राइट टू हेल्थ केयर को आर्टिकल 21 में नहीं बता रहा है, मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं बताता, लेकिन आर्टिकल 21 में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 36E, 42 एंड 47 इंप्लाई करती है ऐसे प्रोटेक्शन को. इन पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, the court emphasized that the state cannot deny emergency medical treatment. Earlier judgments focused largely on physical health, leaving mental health overlooked. The 2025 decision bridged this gap, making mental health treatment enforceable and highlighting the state's duty to provide resource awareness and access to care. ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने प्रमोट नहीं किया, लेकिन करना नहीं चाहा, लेकिन वो अपने आप होता गया. ठीक है, व्हाट इज द मेन पॉइंट? अगेन भाई कंसिस्टेंसी तो बहुत तेजी चल रही है मेन पॉइंट की. Mental health in India has always been adequately addressed. No, it has not been earlier adequately addressed. Now it is being. The Supreme Court's 2025 ruling made mental health a fundamental right, bridging gaps in law and access. Option B is correct. WHO considers mental health unimportant. Not at all. ऐसा नहीं है कि वो unimportant ही हो गया उनके लिए. Only physical health is constitutional protection. Has constitutional protection. नहीं हो सकता ये भी, क्योंकि mental health also has that. So the right answer will be option B. Which of the following can be reasonably inferred about mental health law before 2025? Mental health was largely neglected despite the 2017 act. ये largely neglect किया गया था इस act के आने के बाद भी. सही तो बात है, तभी 2025 में वापस आया. The 2017 act fully resolved the mental health challenges? No, it did not. India had no international obligation on mental health. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था. इमरजेंसी ट्रीटमेंट एक्सक्लूडेड मेंटल हेल्थ? नहीं, ऐसा नहीं है. इट वॉज देयर, इट्स जस्ट दैट इट वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड वेल. इसको सही से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, एंड दैट इज वाई द राइट आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए. द फ्रेज justiciable entitlement most nearly means a right enforceable by law, a welfare only benefit, a government granted privilege and informal recommendation. यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ही बात सही होगी, वो होगा enforceable by law. कोई ऐसे एक्ट या ऐसा कोई राइट जो इन्फोर्स किया जा सकता है लॉ के द्वारा. Very direct question it was. Now we come to the 24th question. Which of the following statements is accurate based on the passage? Now यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि according to all of us ऑप्शन ए वैसे वहां पर सही बताया गया है, लेकिन बी सी डी में भी कहीं ना कहीं, जैसे ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो रहा है. अर्लियर केसेस मोस्टली एड्रेस फिजिकल हेल्थ इज नॉट रिलेटेड हियर. मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा नहीं मिला था वाज द केस. ठीक है, ऑप्शन बी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी. डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर. ना यहाँ पर पैसेज में प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ केयर की जगह केयर बताया गया है. ठीक है, विच मेक्स द डिफरेंस इन दी ऑप्शन एंड द सोल्यूशन. वी कुड से सोल्यूशन में डिफरेंस इसलिए आ जाएगा या आंसर में डिफरेंस इसलिए आ जाएगा क्योंकि हेल्थ केयर की जगह केयर बताया. हैविंग सेड दैट, वो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, but still the question that people have raised, the question people have for this particular question is not wrong. ठीक है, ऐसे कुछ अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अपना बेस्ट ऑप्शन अगर आपको लगता है तो मार्क करना है, या तो फिर डोंट फॉल फॉर सच क्वेश्चंस. ठीक है, वी नीड टू सी व्हाट कुड बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए तो बहुत क्लियरली एक्यूरेट है. ऑप्शन बी कहीं ना कहीं सही हो सकता था, सिर्फ एक वर्ड के कारण वो क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओनली वो इनकरेक्ट बता दिया गया है. ठीक है, सो अगर सच क्वेश्चन कम्स, अभी फिलहाल सैंपल में तो यू कैन इग्नोर दिस वन, आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं. एंड लेट्स प्रे, वैसे बात ही नहीं करते उस बारे में, ऐसा कुछ कंसोर्शियम मेन क्लैट एग्जामिनेशन में करे. वी आर होपिंग दैट डज नॉट हैपन एट ऑल, बट फॉर दिस पर्टिकुलर सैंपल पेपर
The only thing that you need to keep in mind is we take it as a practice test. We do not rely on it entirely. Genres एकदम दिमाग में रख के मत चले जाना कि यही आएगा, ठीक है? Don't do that. Rather, practice well, sleep well, eat well, take care of your health, and that is going to help you a lot because we are just left with 2 days technically. ठीक है? तो अगर हम लोग सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो practice as much as you can. Whatever you want to practice, keep your mind calm. That will be the best thing. ठीक है? एंड इफ यू हैव टू जज थ्रू दीज क्वेश्चंस, एक बार सही जजमेंट के साथ आगे बढ़ना, ठीक है? क्योंकि पॉसिबल रीजनिंग्स बन सकती है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है? एलिमिनेशन के लिए पॉसिबल रीजनिंग्स किस प्रकार से बन सकती है? इफ देयर आर चेंजेस इन द रेफरेंस फ्रॉम द पैसेज, रीजनिंग बन सकती है, ठीक है? यू नीड टू बी अ लिटिल wise in that case. On that note, I would like to say bye bye to you, and this was it for this video. And लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं, कुछ से मेरा मतलब है आई कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, बी काम and wait for the test. I know you have got this and you're going to do really well. All the very best, kids. And this is me signing out. Bye bye.